हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में समझने वाले हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को किसने दिया और इसका सही मीनिंग क्या होता है और इस प्रमेय का उपयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आइए आप लोग को ये जो बोर्ड पे दिख रहा है उन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अर्थमेटिक के अंतर्गत, और इस कथन का भी उपयोग, इसको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय नहीं कहते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अर्थमेटिक के अंतर्गत। तो इसीलिए हम इसको भी लिख दिए कि इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं और इसका उपयोग करके √5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया था। अब आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। ये पहला है ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस कथन को CF गॉस ने दिया था। ये कथन क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में आप किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और आप जब किसी भी धनात्मक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो भी तो धनात्मक ही आएगा ना। जो अभाज्य संख्या यूज करेंगे वो भी तो धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ इसका मतलब यही है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन इस स्टेप को समझना में मतलब खुद से समझने में थोड़ा दिक्कत होता है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 216 है, तो 216 का पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 108। फिर 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 5 4 54। फिर 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 27। फिर 3 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 9। फिर 3 से तो ये हो जाएगा 3। ये फिर 3 से तो ये हो जाएगा 1। यानी कि 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 108। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर 2 से भाग देंगे तो 27। 3 से भाग देंगे तो 9। फिर 3 से भाग देंगे तो 3। फिर 3 से भाग देंगे तो 1। इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इस अभाज्य गुणनखंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कि जितनी भी भाज्य संख्या आप देखते हैं उनको एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है? यह है अब ये सभी अभाज्य संख्या है, और ये किसका गुणनखंड है? 216 का। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 216 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। यानी कि अगर देखिए 216 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले 2 से भाग दिए, अब चेक करते हैं कि इसमें 2 के अलावा 3 से भाग लग रहा है। अब ये 216 का एक दूसरे तरीका से गुणनखंड करते हैं। तरीका वही है, बस हम अभाज्य संख्याओं को अलट पलट करके यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है 216 में 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 7 त्रिका 21 और 3 दूना 6। इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12। अब देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे तो 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं भाग। तो हम 2 से ट्राई करते हैं तो यह हो जाएगा 12। अब अगर फिर 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 6। फिर 3 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 2। फिर 2 से दिए तो 1। हमने 216 का पुनः अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? यानी कि आया है
3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए एक और तरीका अपना लेते हैं, 216 का गुणनखंड करते हैं। 216 का गुणनखंड करते हैं। मान लीजिए पहले 2 से किया तो ये कितना आया 108। अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 छक्के 18। फिर 2 से कर लेते हैं, ये आ जाएगा 18। फिर 3 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6। फिर 3 से कर लेते हैं तो 2। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी कि 216 को हम एक बार फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। आप इन तीनों फॉर्मेट में क्या कॉमन देख रहे हैं? आप इन तीनों गुणनखंड में बस यही कॉमन देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ना वह कॉमन आया है। इसमें भी 3 ठो 2 है और इसमें भी 3 गो 2 है, 1 2 3। इसमें भी 3 गो 3 है, इसमें भी 3 गो 3 है। अगर इसमें भी देखा जाए तो यहाँ भी 3 गो 2 है और 3 गो 3 है। तो क्रम का मतलब यही हुआ। अगर हम 216 का गुणनखंड करें, ठीक है, अगर हम 216 का गुणनखंड करें और उसके क्रम को ध्यान ना दें कि कैसे कैसे लिखा गया है, इसमें क्रम चेंज हुआ है। यहाँ यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ पे पहले आ गया है और एक 3 को बीच में लिख दिया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बस क्रम को चेंज किया गया है यहाँ पे और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो अभाज्य संख्या इसमें आया है वही अभाज्य संख्या इसमें आया है, वही अभाज्य संख्या इसमें आया है। आप 216 को किसी भी तरह से गुणनखंड कर लीजिए, ये 2 और 3 के सिवा इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या नहीं आएगा। वही बात यह बोलता है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके जैसा दूसरा कोई न हो। जैसे अगर इसके क्रम को ध्यान न दिया जाए कि ये कैसे लिखा गया है, सिर्फ इसका क्रम चेंज हुआ है, अगर इसको ध्यान न दिया जाए, इसको मान लिया जाए कि एक जैसा है, तो क्या 216 का कोई और गुणनखंड पॉसिबल है? अगर इसके क्रम को ध्यान न दिया जाए तो 216 का दूसरा कोई भी गुणनखंड पॉसिबल नहीं है जिसमें 2 और 3 को छोड़ करके कोई और संख्या आए। यानी कि इन दोनों के अलावा आप 216 का कोई किसी भी तरह से गुणनखंड कर लीजिए, उनमें इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अभाज्य संख्या नहीं आने वाला है। वही इस स्टेटमेंट का मतलब है। अगर इन क्रम को छोड़ दिया जाए तो ये जो गुणनखंड है वह एक अद्वितीय है। यानी कि 216 का जो हमने गुणनखंड किया है, अगर इसके जैसा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो पाएगा। यानी कि 216 का दूसरा कोनो गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। बस यही इसका मतलब है। इस कथन के इम्पोर्टेंस को हम फील कर सकते हैं। यहाँ पे तो देख रहे हैं, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को जब हम यूज में लाएंगे ना, वहाँ पे आपको फील होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमको लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या मामला है। ये दिया है कि यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा। यानी कि यदि पी एक अभाज्य संख्या है, यानी पी एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह ए को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा यह हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। बस इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए हैं ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को आने वाले अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।